हेलो एवरीवन, दिस साइड ऋषभ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सॉल्व का ये फर्स्ट सेशन है हमारा, जिसमें हम आपको स्केच पोर्शन को कवर कराएंगे। इस सेशन में आप स्केच की सारी कमांड सीखेंगे, जिसमें आप किसी भी टाइप का स्केच बना सकते हैं। और किसी भी टाइप का स्केच बनाने के लिए जितनी कमांड्स की नीड होती है, वो सारी कमांड हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं, क्लासेस अच्छी लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक सबसे पहले पहुँचें। और आगे की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं, ये बिना वेस्ट किए हुए अपना टाइम। तो सबसे पहले हम कंट्रोल एन करते हैं। कंट्रोल एन किस लिए कर रहे हैं? जिससे कि हम एक न्यू फाइल ले सकें। तो कंट्रोल एन करने पे आपके सामने ये विंडो नज़र आएगी, पार्ट असेंबली ड्राइंग। 3 पोर्शन में हम अपने सॉल्व वर्क को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट्स बनाना सीखते हैं, और पार्ट्स के अंदर ही हमारा स्केच पोर्शन आता है। क्लियर है? फिर जब हम पार्ट्स बनाना सीख जाएंगे, फिर हम असेंबली पोर्शन में आएंगे। जितने भी पार्ट्स होते हैं, हम अलग अलग पार्ट्स को असेंबली पोर्शन में लाकर उनकी एक असेंबली तैयार करेंगे। असेंबली के बाद हम ड्राइंग को डिस्कस करेंगे। ड्राइंग में हम ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग यानी कि 2D पार्ट्स कवर करते हैं। लाइक जो भी हमने 3D में मॉडल बनाया है, उसका अगर हमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, सेक्शन व्यू, एलिवेशन कुछ भी बनाना हो, तो हम ड्राइंग में बनाते हैं। उसकी डिटेलिंग ड्राइंग में करते हैं। 2D ड्राफ्टिंग इसे बोलते हैं। तो अभी चलते हैं हम पार्ट पर क्लिक किया, ओके किया। जब आप पार्ट पर क्लिक करके ओके करते हो, तो आपके सामने यहाँ पे एक यूआई पेज मिलता है, इसे बोलते हैं हम यूज़र इंटरफेस। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है, जो ऑफलाइन बैठे हैं, तो आप लोग डायरेक्टली पूछेंगे हमसे। ठीक है? कहीं पर भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वहीं पे क्लास स्टॉप करके एक बार पूछ लेना, जिससे कि यहाँ पे आपका डाउट सॉल्व हो जाए। क्लियर है? तो अभी आप पहुँचे हैं यहाँ पे यूआई पेज पे। यूआई यूज़र इंटरफेस होता है। अगर आप लोगों में से किसी के पास कॉपी पेन नहीं है, तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठे, निकाल लें, और जो भी चीज़ें बताएं उसको नोट कर लें। जहाँ पर आपको लगता है कि आप भूल सकते हो, उस चीज़ को नोट कर लो। ठीक है? तो यूआई पेज है, ये हमारा यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस में अगर हम आपको स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बताएं, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मेन्यू बार मिल रहा है। डी एस सॉल्ववर्क जहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका एप्लीकेशन मेन्यू बार है। डी एस मीन्स डिसॉल्ट सिस्टम्स कंपनी। जो डिसॉल्ट सिस्टम्स कंपनी का लोगो है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। डिसॉल्ट सिस्टम्स कंपनी वो कंपनी है जो सॉल्ववर्क सॉफ्टवेयर बनाती है, और उसका हमें लाइसेंस प्रोवाइड करती है। बहुत बड़ी कंपनी है। अभी रिसेंट में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने राफेल, जैगवार, मिराज ऐसे फाइटर जेट्स को डिसॉल्ट सिस्टम्स कंपनी से ही खरीदा है। फ्रांस की कंपनी है, और वर्क एरिया काफ़ी बड़ा है। कैटिया सॉफ्टवेयर भी डिसॉल्ट सिस्टम्स कंपनी का सॉफ्टवेयर है। और ये आपको यहाँ पे मिल रहा है एप्लीकेशन मेन्यू बार। एप्लीकेशन मेन्यू बार के पास में यहाँ पे, जहाँ पे आपको फाइल, एडिट, व्यू, इस टाइप से कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं मेन्यू बार। ये आपका एप्लीकेशन मेन्यू बार है, और इन सारे ऑप्शंस को बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है? एप्लीकेशन मेन्यू बार और मेन्यू बार। साइड में अगर आप राइट हैंड साइड देखोगे, ये जो ऑप्शन आपको नज़र आते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये ऑप्शन आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। ठीक है? और इसके बाद में अगर आपको ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है साइड का, इसको बोलते हैं इन्फो बार। ठीक है? ये टेक्निकल नेम है। जब आप किसी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, या किसी इंटरव्यू में बैठते हैं और कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, तो अगर आपको टेक्निकल नेम आते हैं, तो आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कन्वर्सेशन स्ट्रांग नहीं है, तो आप अपने पॉइंट्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये टेक्निकल नेम याद नहीं है, आपको नहीं पता है क्विक एक्सेस टूल बार किसे कहते हैं, एप्लीकेशन मेन्यू बार किसे कहते हैं, इन्फो बार किसे कहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं मिस करेंगे अपने पॉइंट को डिफाइन करने में अपने आप को। ठीक है? तो लिख लीजिएगा इन सारे पॉइंट्स को। सबसे पहला एप्लीकेशन मेन्यू बार। ठीक है? फिर इसके बाद आता है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार स्टार्ट होता है फाइल से, और विंडो तक हमारा ये मेन्यू बार दिया गया है। यहाँ पे होम जो आपको नज़र आ रहा है, होम से लास्ट जो ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ तक, ये पूरे ऑप्शन आते हैं आपके क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। और ये साइड का जो ऑप्शन दिया गया है, इसको बोलते हैं इन्फो बार। डन। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो कमांड्स दी गई हैं, ये सारी कमांड्स आपको जो नज़र आ रही हैं अभी, ठीक है, ये सारी कमांड्स आती हैं कमांड मैनेजर के अंदर। ठीक है? इन सब को कमांड मैनेजर के अंदर रखते हैं हम लोग। और कमांड मैनेजर कभी कभी आपका कुछ अलग टाइप से भी नज़र आ सकता है। लाइक इस तरीके से नज़र आ सकता है। हाइड हो गया कमांड मैनेजर, नज़र नहीं आ रहा है। या आपका कमांड मैनेजर हाइड नहीं हुआ है, बट
कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इनको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट क्लास में ही, जिससे कि अगर आपके सामने जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करो और आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आएँ तो आप उनको सॉल्व कर सको खुद से, ठीक है। तो कैसे इनको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ पे यूज़ लार्ज बटन विद टेक्स्ट, ये एक बटन नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर रखा है, इसको चेक कर रखा है, टिक लगा रखा है, तो आपके बटन के साथ में उसका टेक्स्ट भी नज़र आएगा, मतलब वो बटन किसके लिए दिया गया, उसका क्या नाम है, वो सारी चीज़ें डिस्प्ले पे नज़र आएंगी। जैसे यहाँ पे ये बटन दिया गया है, इसके नीचे नज़र आ रहा है कि ये एक्सट्रूड बटन है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे इस बटन को ऑफ कर दिया, इस ऑप्शन को ऑफ कर दिया, यूज लार्ज बटन विद टेक्स्ट को ऑफ कर दिया, तो आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, आपको सिर्फ आइकन नज़र आएगा, उसके नीचे टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा। क्लियर है। अगर बाई चांस आपने यहाँ पे इस बटन को तो ऑन रखा बट आपने ये वाला बटन ऑफ कर दिया, इनेबल कमांड मैनेजर आपका दिखाई नहीं देगा, हाइड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आप चाहते हो वापस से हमारा कमांड मैनेजर आ जाए, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑप्शन को ऑन कर लो। क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट? ओके। फिर यहाँ पे आप देखोगे फीचर, स्केच, सरफेस, शीट मेटल, वेवमेंट। जो हम लोग सॉल्ववर्क में कमांड्स कवर करते हैं वो हमारी ये कुछ कमांड्स हैं, फीचर, स्केच, सरफेस, शीट मेटल, वेवमेंट। ये टैब्स दिए गए हैं और ये हमारी कुछ वर्क बेंचेस हैं जो हम पार्ट के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। क्लियर है। स्टार्टिंग हमारी स्केच से होती है, हम स्केच के टूल्स को कवर करते हैं जो कि इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम लोग, ये सारे टूल्स कवर करेंगे अभी। स्केच के बाद आता है फीचर। फीचर में हम लोग सॉलिड बॉडी डिज़ाइन करना सीखते हैं। सॉलिड बॉडी किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, ये सारी कमांड्स आपको दी गई है सॉलिड बॉडी के लिए। सरफेस, होलो बॉडी के लिए दी गई है कमांड। सरफेस में हम सारी होलो बॉडी तैयार करेंगे। सरफेस एक ऐसी मॉडल तैयार करने की कमांड्स हैं हमारे पास जिसमें हम नेगोशिएबल थिकनेस, बहुत ही कम थिकनेस के साथ में एक मॉडल तैयार करते हैं। लास्ट में हमें थिकन कमांड दी गई है, हम इसमें अप्लाई करके अपने मॉडल को थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। फिर यहाँ पे दिया गया है शीट मेटल। शीट मेटल के पार्ट्स बनाने के लिए, वेल्डमेंट फ्रेमवर्क के लिए दिया गया है, और भी कुछ यहाँ पे टैब्स दिए गए हैं। आप किसी भी टैब पर राइट क्लिक करोगे, अगर आपके इनमें से कोई भी टैब दिखाई नहीं दे रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप राइट क्लिक करना, किसी भी टैब पर राइट क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टैब्स का, आप इस टैब में जाके उन बटन को ऑन कर सकते हो जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है जो अगर हमारा टाइम टू टाइम सिलेबस ख़त्म होता है तो हम आपको इवलुएट, और इसके साथ में हम और भी कुछ चीज़ें कवर कर लेंगे। जैसे कि एक तो ये हो गया हमारा इवलुएट का ऑप्शन, और मैश मॉडलिंग तो इतना इम्पोर्टेंट अभी हमारे लिए है नहीं। रेंडर टूल्स को भी कवर कर लेंगे, मैश, रेंडर टूल्स और इवलेट, ये दो टैब्स भी कवर कर लेंगे अगर हमारा टाइम टू टाइम सिलेबस खत्म हुआ और आप लोगों का रिजल्ट मुझे अच्छा लगा, ठीक है। अगर आप में हमें लगा कि हाँ आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, अगर हमने कुछ प्रोजेक्ट दिए, आपने वो कंप्लीट किए, तो हम ये दो ऑप्शन आपको कवर कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। क्लियर है, समझ में आपका सिलेबस ये है, ठीक है। क्लियर है। ओके, तो अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे मिल रहा है फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री। फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री में आपको प्लेन्स नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लेन नज़र आ रहे हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, ये सारे प्लेन आपको फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री में नज़र आते हैं। और इसके साथ में फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री हमको प्रोवाइड करती है कमांड की हिस्ट्री, ठीक है। आप जितने भी मॉडल को, किसी भी मॉडल को अगर आप क्रिएट करते हैं तो उसमें उस मॉडल को क्रिएट करने में जितनी भी कमांड यूज़ करेंगे उस कमांड की हिस्ट्री आपको यहाँ पे नज़र आती है वन बाय वन। आपने स्केच किस तरीके से बनाया, आपने उस स्केच को 3D में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे फीचर या किसी भी यहाँ पे कमांड को, चाहे वो सरफेस की हो, चाहे वो शीट मेटल या वेल्डमेंट की हो, उनमें से आपने किस कमांड को यूज़ किया, कितनी बार यूज़ किया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। और आप यहाँ से फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री से राइट क्लिक करके आप किसी भी कमांड को एडिट भी कर सकते हो। किसी भी 3D कमांड को या स्केच को एडिट करना होगा आगे चल के आपको, तो आपको फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री की हेल्प लेना पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको नज़र ना आ रही हो, इस तरीके से हो, तो आपको ये बटन ज़रूर नज़र आ रहा होगा। आप इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको वो चीज़ नज़र आने लगेगी, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है व्यू हेड अप टूल बार। ये क्या है? व्यू हेड अप टूल बार। अगर आपको कलर प्रोवाइड करना हो, ठीक है, अगर आपको मटेरियल प्रोवाइड करना हो, अगर आपको सेक्शन व्यू देखना हो, तो यहाँ पर आपको हेल्प लेना पड़ती है व्यू हेड अप टूल बार की, ठीक है।
हो सकता है कि व्यू हेड अप टूल बार भी आपको नज़र ना आ रहा हो सकता है हाइड हो जाता है, या स्टार्टिंग में जब हम इंस्टॉल करते हैं तब हमें नज़र नहीं आता है, या हमारी किसी मिस्टेक की वजह से, गलती की वजह से नज़र नहीं आ रहा हो, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज का। कस्टमाइज पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक विंडो खुल के आती है। विंडो को आप स्क्रॉल करो नीचे, बॉटम में जाओ, और बॉटम में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है व्यू हेड अप टूल बार। ठीक है, हेड अप टूल बार को अगर आपने इस ऑप्शन को ऑफ कर दिया तो आपको वही ऑप्शन आपको डिस्प्ले में नज़र नहीं आएगा। क्लियर है? अगर आपने यहाँ से ऑफ कर दिया, देखो हाइड हो गया, वहाँ से आपने जैसे इसे टिक किया वैसे ही ओपन हो गया। ठीक है, इसके साथ में मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टास्क पैनल। टास्क पैनल आपको कब नज़र आएगा, जब आप यहाँ पे टिक लगा दोगे। ये आपका टास्क पैनल है। इस टास्क पैनल से भी हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सॉलिडवर्क हमें ऑलरेडी रेडीमेड प्रोवाइड करता है। हम उसके साइजेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे किसी भी टाइप का गियर हो, या किसी भी टाइप का बोल्ट, नट, वॉशर, बैरिंग, कुछ भी XYZ जो मैकेनिकल में यूज़ होती हैं चीज़ें असेंबली के टाइम पे, या किसी मशीन में यूज़ होती है, हमको रेडीमेड प्रोवाइड करता है ये। वो रेडीमेड चीज़ें जब आप यूज़ कर सकते हो जब आपने यहाँ पे टास्क पैनल को शो करा के रखा होगा। तो टास्क पैनल आपका अगर नज़र नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से ऑन कर लें। और इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है, पूछना है कुछ? पक्का? अगर आप लोगों को, जो लोग आप यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपको कमांड जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको हमारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, मुझे मैसेज भेज के अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो यहाँ पे आपको गियर वगैरह दिए गए हैं, आपके माइंड में आया होगा गियर कहाँ पे दिए गए हैं, ऐसी चीज़ें कहाँ पे मिल रही हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। देखो, चलते हैं, देखो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं ना। हमने यहाँ पे एक यूनिट डिसाइड किया। यूनिट मैंने ले लेता हूँ, ISO मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। ISO कहाँ गया, देखते हैं। ANI इंच, SBI, CB, ISO, ओके। डबल क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे हमें देखो सारी चीज़ें मिल रही हैं, बैरिंग, नट बोल्ट, की, पिन, नट, बहुत सारी चीज़ें, गियर, पावर गियर। इसमें जो गियर दिए गए हैं, सॉलिडवर्क में हम पावर ट्रांसमिशन का काम भी कर सकते हैं। पावर ट्रांसमिशन क्या चीज़ है, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पावर ट्रांसमिशन क्या चीज़ है, हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि पावर ट्रांसमिशन क्या चीज़ है। MITRC, ये होती है पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब आपने काफ़ी सारे गियर बनाए, आपने एक चीज़ को लोड दिया, एक गियर पे लोड लगाया और दूसरा गियर खुद वर्क कर रहा है। आपको वर्क मतलब मूव नहीं कराना पड़ रहा है, एनिमेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम पावर ट्रांसमिशन, एक पावर को दूसरे पर ट्रांसमिट करना। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारा काम भी आप यहाँ पे कर सकते हो, इसको भी सीखेंगे आगे चल के। और क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि भाई सॉलिडवर्क तो कर लिया, सॉलिडवर्क के बाद आपको क्या करना चाहिए, तो आप NXCAD कर सकते हो। NXCAD हमें मोशन के लिए काम आता है। इस टाइप का अगर आपको मोशन डिज़ाइन करना हो, आपको एक मोशन वीडियो देना हो, ठीक है, असेंबली में हमें काम आता है। जब आप एक असेंबली लाइन को चलाते हैं तो कोई भी न्यू असेंबली आती है, तो एक प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें अगर इस टाइप की वीडियो मिल जाती है तो हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं किस टाइप से असेंबली वर्क करेगी, किस टाइप से आपको असेंबल करना है। आप अपनी पूरी टीम को गाइड कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारी जो कंपनी होती है वो हमसे बोलते हैं कि मोशन वीडियो बना के दे दो हमें। ठीक है, तो उसके लिए आपको आना चाहिए NXCAD। अगर आपको NXCAD आता है तो आप अलग अलग पार्ट्स को डिज़ाइन करके प्रॉपर और फिर उसको असेंबल कर सकते हैं और इस टाइप की वीडियो बना सकते हैं। ये वीडियो आप, ऐसा नहीं है कि सॉलिडवर्क में नहीं बना सकते, बना सकते हैं, पर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। NXCAD में ऐसा नहीं होगा। NXCAD जो यूज़ होता है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए यूज़ होता है। अगर आपको NXCAD के बारे में बहुत सारी चीज़ें और भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर जाकर जान सकते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आगे चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गया। काम कैसे करता है डिज़ाइनिंग वर्क, देखिए यहाँ पे सॉलिड वर्क में मैंने एक 3D मॉडल डिज़ाइन किया है, फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको लेके गए हैं लेथ मशीन पे, और इस टाइप से हमने इसके पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग किया है लेथ पे। ठीक है, अलग अलग ऑपरेशन किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग पार्ट हमारा बना है। लास्ट में हमारे ये पार्ट बन के तैयार हुए।
और फिर हमने इसकी असेंबल की, तो असेंबली में हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आया। इसको हमने क्लाइंट को डिस्पैच करना होता है। क्लियर है? समझ में आया डिजाइनिंग वर्क कैसे काम करता है प्रैक्टिकली? ठीक है, आप अपने खुद के प्रोजेक्ट भी उठा सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट नहीं उठा सकते हैं। मार्केट से खुद के प्रोजेक्ट उठा सकते हो। अगर आपका काम अच्छा है तो आपको लोग प्रोजेक्ट देंगे। कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, पर वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, अगर हमें काम आपका पसंद आता है तो। ठीक है, क्योंकि सॉल्व वर्क ऑटोकैड बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, गिनती भी नहीं है, एनसीआर के अंदर इतने स्टूडेंट करते हैं, बट डिपेंड करता है कि वो सॉल्व वर्क कर रहे हैं, वो टाइम कितना दे रहे हैं सॉफ्टवेयर को। हमने यहाँ पे आपको आधे घंटे की क्लास दे दी, 1 घंटे की क्लास दे दी, वो इनफ नहीं है। आप 1 घंटे की क्लास के बाद 6 घंटे 7 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चीज़ मायने रखती है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मैं इतना काम दे सकता हूँ, आपके पास टाइम नहीं होगा करने का। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं सॉल्व वर्क पे, फिर से आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो आपको नज़र आता है कमांड मैनेजर। कमांड मैनेजर में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कभी कभी ये प्रॉब्लम भी बन जाती है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम दिया आपको। कभी कभी क्या होता है, कमांड मैनेजर हमारा कुछ इस साइड में आ जाता है, या ऐसे नज़र आ रहा होता है, या कमांड मैनेजर आपका ऐसे नज़र आ रहा होता है। ठीक है, या क्या पता ये ऊपर की साइड में नज़र आ रहा हो, कुछ ऐसा हो सकता है कमांड मैनेजर। ठीक है, तो अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है तो आपको करना क्या है? किसी भी साइड में नज़र आ रहा है, आपको टॉप में करना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं? आप अपने लेफ्ट बटन को किसी भी टैब पे क्लिक कर दो, जैसे कि इस पर क्लिक कर दिया, या आपको ये जो नज़र आ रहा है इनेबल कमांड मैनेजर, इस पर लेफ्ट बटन को होल्ड किया। जब आप होल्ड करते हो, आपको क्लिक नहीं करना है, आपको होल्ड करना है। क्लियर है? जब आप होल्ड करते हो तो आपको सामने एरो नज़र आ रहा होगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, और ये 3 एरो आपको यहाँ पे मिलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आप इस एरो को जिस जगह पर जाके ड्रॉप करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे जाके ड्रॉप किया तो ये राइट हैंड साइड में आ गया। अगर मैंने यहाँ से उठाया इसको टॉप में ड्रॉप किया तो ये टॉप में चला गया। अगर मैंने यहाँ से उठा के लेफ्ट में ड्रॉप कर दिया तो ये लेफ्ट में आ गया। आपको किसी भी टैब को बाहर की तरफ खींचना, वो ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में क्रिएट होती है। कभी कभी हम लोग क्लिक कर देते हैं धोखे में, तो वो ऐसे करके हो जाता है, फिर हम सोचते हैं ये अब कैसे सही करें। तो आप इसको भी आसानी से कस्टमाइज कर सकते हो। क्लियर है? अब चलते हैं हम अपनी कमांड्स के ऊपर। सबसे पहले स्केच की कमांड समझते हैं। स्केच की कमांड इजी है, अगर आपको ऑटोकैड आता है तो आप स्केच की कमांड को जल्दी समझ सकते हैं। अगर ऑटोकैड आता है तो कैसे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप जितना भी स्केच बनाएं तो आप अपना टॉप प्लेन पे बनाएं। टॉप प्लेन पे स्केच कैसे बनाते हैं, आप टॉप प्लेन पे राइट क्लिक करें। टॉप प्लेन पर राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नॉर्मल टू का, नॉर्मल टू पे आप क्लिक कर दें। ठीक है, तो आपका जो प्लेन है किसी भी एंगल में होगा, वो आपके प्लेन आपके डिस्प्ले पे प्रॉपर तरीके से नजर आने लगेगा। क्लियर है? फिर इसके बाद आप स्केच के सबसे पहले बटन को यूज करें। जब आप सबसे पहले बटन पे स्केच के क्लिक करते हो तो आपको सॉल्ववर्क क्या करता है, ओरिजिन प्रोवाइड कर देता है। स्टार्टिंग में ही आपको बता रहा हूँ, आप जितनी भी ड्राइंग बनाएंगे अपनी ओरिजिन से बनाएं, क्योंकि ओरिजिन से जब ड्राइंग बनती है तो वो फुल्ली डिफाइन हो जाती है। ठीक है, अगर आप ओरिजिन से ड्राइंग नहीं बनाते हैं तो आपकी फुल्ली डिफाइंड नहीं होगी। और हमें जो स्केच चाहिए होता है वो फुल्ली डिफाइंड स्केच चाहिए होता है। हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है कि आप फुल्ली डिफाइंड स्केच कैसे बना सकते हैं। अभी हम आपको आगे चल के कलर थ्योरी के बारे में भी बताएंगे इसी क्लास में। तो वीडियो को स्किप करके मत देखें, और आप जो वीडियो आगे तक देखें उसको भी स्किप करके मत देखें, है ना। अगर आप लोगों को मैं लिंक बना के दे रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो वो आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा ना करें कि स्किप कर करके वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें, नोट्स बनाएं, अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ओरिजिन तक तो आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो कमांड्स दी गई हैं पहले मैं रफली वो समझ लेता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको लाइन कमांड दी गई है। लाइन हमें 3 टाइप की दी गई है। अगर आप इस आइकन पे क्लिक करते हो तो आपको पता चलता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लाइन आपको 3 टाइप की दी गई है। ठीक है, सबसे पहले लाइन है नॉर्मल। आपने लाइन लिया, इस तरीके से आप फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट देके कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, नॉर्मल। ठीक है, आसान है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती जब तक आप उसे कर ना लो, प्रैक्टिस ना कर लो। अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो आसान लगती है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हो जब तक वो कठिन लगती है। ठीक है, तो फिर इसके बाद चलते हैं सेंटर लाइन पे। सेंटर लाइन पे क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, इस तरीके से ये हमारी जो लाइन बन रही है वो डॉटेड लाइन बन रही है। ठीक है, कहीं पे अगर आपको डॉटेड लाइन बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। डन। फिर इसके बाद आपका आता है मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट लाइन हमारी मिड पॉइंट से स्टार्ट होती है, बोथ साइड जाती है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये सारी लाइंस आप जो स्टार्टिंग में यूज करते हो यहाँ से भी डायरेक्टली यूज कर सकते थे। जैसे आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहे थे
आप इन ऑप्शन पे गौर करोगे तो यहाँ से डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। बस आपने अगर डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लिया जैसे सेंटर लाइन, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला फॉर कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन ऑन हो गया। आपने यहाँ पे मिड पॉइंट लाइन लिया तो मिड पॉइंट वाला ऑप्शन ऑन हो गया। अब यहाँ पे इन सारे ऑप्शन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, कहीं पे इन फ्यूचर नीड हो तो आप कर लेना यूज़, है ना। सबसे पहला आस्क स्केच। आस्क स्केच पे क्या होता है, आप जैसे स्केच बना रहे हो अपनी मर्जी से आप कहीं पे भी लाइन बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको लाइन हॉरिजेंटल ही चाहिए तो आप हॉरिजेंटल पे क्लिक कर दो, हॉरिजेंटल ही आएगी लाइन, अब वर्टिकल नहीं जाएगी। अगर आपको वर्टिकल लाइन चाहिए वर्टिकल पे क्लिक कर दो, वर्टिकल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग लाइन चाहिए कि भाई हम एंगल भी डाल सकें, तो एंगल डाल दो, नीचे यहाँ पे डिस्टेंस डाल दो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एंगल डाला 45 और डिस्टेंस डाला यहाँ पे 10। यहाँ पे देखो हमारा 10, ये जो लाइन बनी है 10 डिस्टेंस की बन रही है। टॉप या बॉटम किसी भी साइड में बना सकते हैं, एंगल 45 रहेगा। पर हम इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज नहीं करते हैं, आस्क स्केच पे ही रहता है हमारा ऑप्शन क्लिक, ठीक है। डन, ठीक है। इसके नीचे हमें कुछ ऑप्शन और दिए गए हैं, जैसा कि अभी आप समझ चुके होंगे। फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर आपको डॉटेड लाइन चाहिए तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर दो, और मिड पॉइंट लाइन चाहिए तो आप डायरेक्टली इस ऑप्शन को ऑन कर दो। इनफाइनाइट लेंथ चाहिए तो आप यहाँ पे ऑन कर दो, जैसे कि हम ऑटोकैड में ये कमांड यूज करते हैं इनफाइनाइट लेंथ के लिए, तो वैसे ही आपको बोथ साइड इनफाइनाइट लेंथ मिल जाएगी। क्लियर है, जो कि इनमें से कोई भी यूज नहीं होती। सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे भी देखोगे तो आपको सिलेक्शन के लिए दो विंडो नजर आती हैं, ये दोनों सिलेक्शन विंडो होती हैं। आपने यहाँ पे लेफ्ट बटन को होल्ड किया और ड्रैग किया बाहर की तरफ तो आपको अभी ब्लू विंडो नजर आ रही है। अगर आप राइट हैंड साइड जाओगे तो आपको ग्रीन विंडो नजर आएगी। ग्रीन विंडो को बोलते हैं लैसो विंडो, और इसको बोलते हैं सॉरी ग्रीन ब्लू विंडो को बोलते हैं लैसो विंडो, और ग्रीन विंडो को बोलते हैं क्रॉसिंग विंडो। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि अगर आपने ब्लू विंडो से सिलेक्ट किया तो ब्लू विंडो कहती है भैया अगर आप हमारे अंदर पूरा ऑब्जेक्ट लेके आओगे, कैप्चर कराओगे तो मैं सिलेक्ट करूंगी, अदरवाइज मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करूंगी। ठीक है, देखो हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। और ऐसे ही अगर हम ग्रीन विंडो की बात करते हैं, उसे बोलते हैं क्रॉसिंग विंडो। क्रॉसिंग विंडो कहती है हमें तो हल्का सा क्रॉस करा दो और मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। हल्का सा ऑब्जेक्ट को क्रॉस कराना है, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। डन, समझ में आई चीज, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे आप थोड़ा सा एक ऑप्शन और समझ लो कि भाई जूम इन जूम आउट जैसे ऑटो कैड में करते थे वैसे ही माउस की वर्किंग क्या होती है। जूम इन जूम आउट ऑटो कैड में जैसे करते थे वैसे ही अपने मिड माउस बटन को स्क्रॉल को अप एंड डाउन स्क्रॉल करने पे आपका जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है। अगर आप पैन करना चाहते हैं तो कंट्रोल और शिफ्ट का बटन दिया गया है आपको, आप पैन कर सकते हैं। आप कंट्रोल बटन को प्रेस करें और मिड माउस बटन को होल्ड करें, आप पैन कर सकते हैं किसी भी एंगल में, ठीक है। और इसके साथ में अगर आप चाहते हैं ऑर्बिट करना, जो कि आपका 3D का काम है, तो आप मिड माउस बटन को होल्ड करें और किसी भी डायरेक्शन में ऑर्बिट करें, ठीक है। अगर आपका बाई चांस ऑर्बिट हो चुका है, आप फिर से चाहते हैं नॉर्मल होना, टॉप प्लेन पे राइट क्लिक और नॉर्मल टू, ठीक है। ये थी हमारी माउस की वर्किंग। आप जितनी भी कमांड यूज़ करोगे लेफ्ट बटन से यूज़ करोगे सिलेक्ट करने के लिए। आप किसी चीज़ को डिलीट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करो और डिलीट बटन का यूज़ करो, डिलीट कर दो, ठीक है। समझ में आई, कोई डाउट? ओके, आगे चलते हैं और आ जाओ, आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अब हमारी रह गई। जैसे कि माउस की वर्किंग समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लाइन समझ में आया, लाइन में कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ऑटो कैड में हमें एक दिया गया है ना, यहाँ पे हमें बहुत सारे दिए गए हैं, 5 टाइप के रेक्टेंगल। यूज कितने होते हैं? यूज होते हैं हमें अपनी ड्राइंग में सेंटर रेक्टेंगल और कॉर्नर रेक्टेंगल। ये दोनों जो टॉप के दो रेक्टेंगल है ये ज़्यादातर यूज होते हैं हमारी ड्राइंग में। नीचे के जो रेक्टेंगल दिए गए हैं लास्ट के 3, वो इतने यूज नहीं होते हैं। 99.9% हम ऊपर के दोनों को यूज करते हैं, नीचे के अवॉइड करते हैं, पर हम सीखेंगे सारे, ठीक है। कॉर्नर रेक्टेंगल जो आपको व्हाइट कलर से पॉइंट नजर आ रहे हैं, आपको यही पॉइंट डिफाइन करना होते हैं। और इनके डायमेंशन कैसे देंगे, ये कमांड कंप्लीट होने के बाद मैं डायमेंशन बताता हूँ इनकी कैसे देते हैं। बहुत आसान तरीका है सॉल्वर में, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है हमारा। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल पे। कॉर्नर रेक्टेंगल पे हमें क्या करना है, रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर पॉइंट होते हैं और आपको उन दोनों चारों में से 2 डिफाइन करना है, फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर। आपका रेक्टेंगल रेडी, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेंटर पॉइंट, सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल आपका सेंटर सेंटर से स्टार्ट होता है, बोथ साइड जाता है। सेंटर पॉइंट डिफाइन किया और बोथ साइड, एक सेंटर पॉइंट और दूसरा आपको क्या देना है, कॉर्नर रेक्टेंगल, मतलब कॉर्नर पॉइंट देना है। एक सेंटर पॉइंट दे दिया, दूसरा कॉर्नर पॉइंट दिया, कोई भी कॉर्नर पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? और ये पॉइंट्स अगर आप बाई चांस भूल जाते हो तो देखो यहाँ पे पहला सेंटर पॉइंट, दूसरा क्या है यहाँ पे
कॉर्नर पॉइंट। फिर यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट कॉर्नर, सेकंड पॉइंट भी कॉर्नर। आगे के पॉइंट देखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कैसे है, तीनों के तीनों कॉर्नर पॉइंट है। यहाँ पे क्या दिया गया है ये भी समझो, 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। डायरेक्टली आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हो और यहाँ से भी स्विच कर सकते हो। यहाँ पे 3 पॉइंट आपको डिफाइन करना है, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, सेकंड पॉइंट डिफाइन किया, थर्ड पॉइंट। ये आपका बन गया कॉर्नर रेक्टेंगल, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहला सेंटर पॉइंट देना है रेक्टेंगल का। फिर दूसरा पॉइंट, आपको 4 लाइनें मिलती है रेक्टेंगल में, चारों लाइनों में से कोई भी मिड पॉइंट दे सकते हो। जो भी आपने मिड पॉइंट दिया है उसके अकॉर्डिंग आप तीसरा पॉइंट डिफाइन करते हो, जो कि कॉर्नर पॉइंट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे इस साइड का राइट हैंड साइड का मिड पॉइंट दिया, और फिर राइट हैंड साइड में टॉप या बॉटम में से आपको 2 कॉर्नर मिल रहे हैं, आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपने फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, सेकंड पॉइंट आपने ये डिफाइन कर दिया, किसी भी डायरेक्शन में डिफाइन कर सकते हो, कॉर्नर पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप थर्ड पॉइंट डिफाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो लाइंस हैं वो बोथ साइड पैरेलल हैं, और किसी भी एंगल में आप इनको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बाकी सब में आप एंगल नहीं डाल सकते थे, पैरेललोग्राम में आप एंगल भी डाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट है, हटा दें इसको। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे सेंटर सर्कल। सर्कल यहाँ पे ऑटोकैड में 6 टाइप के सर्कल दिए गए हैं, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 2 टाइप के सर्कल मिल रहे हैं। सबसे पहला सर्कल और दूसरा आपका पैरामेट्रिक सर्कल। तो सर्कल क्या है, सेंटर पॉइंट डिफाइन किया और कहीं पे भी आप क्लिक कर दो, आपका एक सर्कल बन गया। और अगर आप यहाँ पे ये वाला यूज करना चाहते हो, जैसे कि हम ऑटोकैड में 3 पॉइंट सर्कल दिया गया है ना, वैसे ही यहाँ पे ये भी काम करता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा, कोई डाउट है। ठीक है, फिर इसके बाद बढ़ते हैं आर्क की तरफ। आर्क हमें ऑटोकैड में बहुत सारी दी गई है, कितनी 11 टाइप के आर्क हैं, बट यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 टाइप के आर्क दी गए हैं। सेंटर पॉइंट आर्क, मतलब आपने पहले सेंटर पॉइंट देना है, कोई भी सेंटर पॉइंट दे सकते हो, मैंने ओरिजिन को सेंटर पॉइंट मान लिया। फिर इसके बाद जो आप पॉइंट दे रहे हो ये आपका आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होगा, मैंने क्लिक कर दिया। जब आप दूसरा पॉइंट दोगे ये आपका एंड पॉइंट है आर्क का। ठीक है, समझ में आया, ये आपका एक आर्क रेडी। और टेंजेंट आर्क, आपने कोई भी चीज़ बना रखी है, ज़रूरी नहीं कि वो आर्क हो, कोई भी चीज़ बना रखी है, आपने टेंजेंट आर्क यूज़ करना है। आपने जो पॉइंट डिफाइन किया, मान लो मैंने ये वाला पॉइंट डिफाइन किया, तो यहाँ से हमारा आर्क क्या होगा, टेंजेंट। ठीक है, देखो, ठीक है, इस तरीके से फिर से देख लो अगर आपको समझ में नहीं आया। टेंजेंट यहाँ से करते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखो टेंजेंट। ठीक है, समझ में आया। अब आर्क की बात आ रही है, तो आर्क के चीज़ में आपको एक चीज़ और बताते हैं। जब आप लाइन बनाते हो, स्टार्ट पॉइंट दिया, एंड पॉइंट दिया, ठीक है, ये आपका अब यहाँ से लाइन बन रहा है ना, इसके बाद भी आप चाहते हो डायरेक्टली हमारा आर्क आ जाए। ठीक है, तो आप इस पॉइंट पर वापस जाओ और ड्रैग करके यहाँ पे आओ इस तरीके से। ठीक है, आर्क बन जाएगा। आप लोग अभी प्रैक्टिस कर लो, फिर आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि आप लाइन से डायरेक्टली आर्क अगर आपको ड्रॉ करना हो कैसे कर सकते हैं। देखो फिर से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट के बाद अगर आपको डायरेक्ट लाइन लेना है, आप वापस जाओगे इस पॉइंट पे और फिर वापस यहाँ से आओगे इस तरीके से। ठीक है, क्लिक नहीं करना है आपको, इस पॉइंट पर सिर्फ वापस जाना है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक एक आर्क बना के देगा आपको इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने लाइन बनाया, फिर हमें एक आर्क चाहिए ऊपर की तरफ, मैंने इस तरीके से आर्क बनाया, डायरेक्ट एक स्लॉट बन गया हमारा। समझ में आई चीज़। ठीक है, हटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। आर्क अच्छे से समझ में आया। 3 पॉइंट आर्क क्या है, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, सेकंड पॉइंट डिफाइन किया, थर्ड पॉइंट आप कोई सा भी दे सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पे पॉलीगन पे। पॉलीगन पे क्लिक किया, पॉलीगन पे हमें यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन मिल रहा है, ये क्यों दिया गया है ये इसके बारे में भी जानेंगे। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सरकमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, ये दोनों ऑप्शन का यूज़ क्या है। अगर आपने इंस्क्राइब्ड इन सर्कल पे क्लिक किया तो आपका जो पॉलीगन बनता है वो अंदर की साइड बनता है, सर्कल बाहर की साइड रहता है। और सरकमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, सर्कल हमारा अंदर की तरफ आएगा, पॉलीगन हमारा सर्कल के बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप डालोगे नंबर ऑफ साइड, जैसे कि आप ऑटोकैड में अगर पॉलीगन बनाते हो नंबर ऑफ साइड यूज करते हो, कितनी नंबर ऑफ साइड चाहिए। ऑटोकैड में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड 1024 दी गई है। ठीक है,
जो कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अगर आप सॉलिडवर्क में आप बैठे हो इंटरव्यू देने के लिए तो आपको पता होना चाहिए पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड सॉलिडवर्क में कितनी दी गई है। सॉलिडवर्क में आपको 40 दी गई है। आप 40 से ज़्यादा नंबर ऑफ साइड यूज़ नहीं कर सकते हो। वैसे हम इतना ज़्यादा जाते नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाला 6 अभी के लिए। हेक्सागोनल बना रहे हैं तो 6 डाल सकते हैं। पेंटागोनल बना रहे हैं तो 5, ट्राइंगल बना रहे हो तो 3, मिनिमम हम 3 यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे एक पॉलीगन बना। अभी हमारा सर्कल किस साइड में आ रहा है, डॉटेड सर्कल अंदर की साइड आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे सर्कमस्क्राइब पे क्लिक कर दिया, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। और फॉर कंस्ट्रक्शन को ऑन कर दोगे तो जो आपका जो पॉलीगन है वो भी डॉटेड में ही बनेगा, ठीक है। ऑफ करोगे तब आपका पॉलीगन सिंगल लाइन में आएगा, ठीक है। समझ में आई चीज़, ठीक है। ये आपको दिए गए हैं स्लॉट, ठीक है। काफ़ी टाइप के यहाँ पे स्लॉट है, लगभग 4 टाइप के हमें स्लॉट दिए गए हैं। 4 टाइप के स्लॉट कैसे यूज़ करना है देख लो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हमें स्लॉट कई जगह पे यूज़ भी करना पड़ जाते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पे बना सकते हैं। एनएक्स कैड या किसी अदर सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं दिया गया, कैटिया में भी आपको दिया गया है। पर यहाँ पे आपको सॉलिडवर्क में डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। एनएक्स कैड में आपको स्लॉट खुद से बनाना पड़ता है, कस्टमाइज करना पड़ता है, ठीक है। स्टेट स्लॉट फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, सेकंड पॉइंट डिफाइन किया और ये हमारा स्लॉट बन गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपने ये डिफाइन किया, सेकंड पॉइंट ये डिफाइन किया। जब आप ड्रैग करोगे बाहर की तरफ तो आपका एक स्लॉट बनते हुए नजर आएगा। और इसके बाद आता है आपका सेंटर पॉइंट स्टेट स्लॉट। सेंटर पॉइंट हमने कैसे, सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होगा, बोथ साइड जाएगा। आपने दूसरा पॉइंट डिफाइन किया, एक स्लॉट रेडी आपका, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। जैसे आपने 3 पॉइंट आर्क बनाया था वैसे ही आपका 3 पॉइंट आर्क स्लॉट बनता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ये तो आपका रहा आर्क। जब आप बाहर की तरफ आओगे तो दिखेगा स्लॉट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। जैसे आप सेंटर पॉइंट से आर्क बनाते थे, आपने सेंटर पॉइंट दिया, फिर आपने स्टार्ट पॉइंट दिया आर्क का, और फिर यहाँ से आपने एंड पॉइंट आर्क का दिया। और इस तरीके से जब आप बाहर आओगे तो आपको वहाँ पे भी एक स्लॉट मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आई चीज़, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आता है हमारा फ्लिट। अब फ्लिट के बाद हम समझेंगे कि डायमेंशन कैसे देना है, डायमेंशन को समझेंगे, ठीक है। ये तो हमारी कमांड्स थी। फ्लिट के साथ साथ हम डायमेंशन को भी समझते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे 2 लाइनें बनाई यहाँ पे नॉर्मल इस तरीके से, और मैं चाहता हूँ इन दोनों लाइनों के बीच में फ्लिट आ जाए। तो फ्लिट देने के लिए आप यहाँ पे फ्लिट स्केच फ्लिट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है कितनी फ्लिट लेना है, वो रेडियस, और इस वाले बॉक्स में आपको कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये कॉर्नर पॉइंट दिया, ठीक है। यहाँ पे 10 डाल रखा है, तो हमारी जो लाइनों की डायमेंशन है 10 से बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 10,000। अब आया थोड़ा बहुत, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, कुछ यहाँ पे इस तरीके से फ्लिट आपको नज़र आ रहा होगा। अप्लाई कर देते हैं, देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है फ्लिट, ठीक है। और अगर आपको यही चैम्फर डालना हो, चैम्फर यानी कि आपको कुछ पॉइंट्स इस तरीके से कट करना है, तो इसका चैम्फर ले सकते हैं, ठीक है। और चैम्फर लेने के पहले हम आपको लाइन को कैसे डायमेंशन देना होता है इसको समझा देते हैं, जिससे आपको फ्लिट चैम्फर कमांड और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी लाइन बनाई है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको डायमेंशन देना है, स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करो, आप लाइन को सिलेक्ट करो, बाहर की तरफ ड्रैग कर दो। जितनी भी डायमेंशन आपको देना है आप यहाँ से बता दो। मैंने यहाँ पे कर दिया 10, ठीक है। 10 बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, इसको जूम करके देखो, ठीक है। इस तरीके से आप जूम करके बड़ा कर लो इसको। बाहर की तरफ क्लिक किया मैंने इसको, और यहाँ पे भी मैंने बताया कि भाई इसकी मेरी 15 है, ठीक है। इस तरीके से समझ में आई चीज़। अब यहाँ पे आपने बताने के बाद फ्लिट दिया, फ्लिट मैंने यहाँ पे डाला, मुझे तो 2 का फ्लिट चाहिए, और इस कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे 2 का फ्लिट आ गया, अप्लाई कर दो, ठीक है। अगर बाई चांस आपको इनमें से किसी भी डायमेंशन को एडिट करना हो, क्योंकि हम ऑटो कैड यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑटो कैड हमारा नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में आता है, और सॉलिड वर्क आता है हमारा पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर के अंदर। पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर की खासियत क्या है, आपने कोई भी डायमेंशन दे रखी है, आप डबल क्लिक करके उसको फिर से एडिट कर सकते हो। मैंने 15 डाल दिया यहाँ पे, समझ में आया। मैंने इसकी रेडियस को डबल कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया 4। समझ में आई चीज़। हम किसी भी डायमेंशन को अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, ये हमारी पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर की खासियत होती है, ठीक है। तो फ्लिट समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं फ्लिट के बाद बताता हूँ यहीं पे आपको चैम्फर। चैम्फर यहाँ पे क्लिक करा मैंने, चैम्फर पे, चैम्फर में हम यहाँ पे डिस्टेंस पे अगर क्लिक करते हैं और इक्वल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप जो वैल्यू डालोगे वो D1 D2 सेम रहती है। D1 D2 क्या चीज़ है, जब आप यहाँ पे इक्वल को ऑप्शन को हटाते हो तो आपको पता चलती है D1 D2। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है।
ओके, देखो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस, और मैं चाहता हूँ, क्यों नहीं आया, फिर से देखते हैं एक बार। चैम्फर, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट किया, देन सेकेंड लाइन सेलेक्ट किया। चैम्फर की डिस्टेंस जो आपने डाली है वो बहुत ज़्यादा है, मैंने यहाँ पे डाल दिया 2, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे दोनों लाइन सेलेक्ट किया इस तरीके से, यहाँ पे 2 का चैम्फर करते हुए देख रहे होगे। तो ये होती है D1 D2, ठीक है। आपने जो फर्स्ट लाइन सेलेक्ट किया वो D1, सेकेंड लाइन जो सेलेक्ट करोगे उसमें D2 की वैल्यू अप्लाई होगी। और अगर आप चाहते हो सेम रहे, इक्वल रहे, तो आपने इक्वल पे क्लिक कर रखा है तो दोनों तरफ सेम जा रहा है। आप चाहते हो इक्वल ना रहे भाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, चैम्फर अप्लाई करते वक्त इस ऑप्शन को ऑफ कर दिया। यहाँ पे आप दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 डाला और यहाँ पे डाल दिया 4, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने D1 में ये वाली वैल्यू सेलेक्ट की, यहाँ पे 2 की अप्लाई होगी और यहाँ पे 4 की, देखो, ठीक है। समझ में आया। आप चाहते हो एंगल में डालना, आप एंगल में भी डाल सकते हो। कभी कभी चैम्फर में हमें एंगल भी डिफाइन होता है, तो आप एंगल डिस्टेंस को ऑन कर लो। कितने का एंगल डालना चाहते हो ये यहाँ पे बता दो, और कितनी डिस्टेंस रखना चाहते हो ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया, अप्लाई किया। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से एरर दिखा रहा है, मैंने वैल्यू डाला 2 और फिर से यहाँ पे यूज़ किया चैम्फर इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है, एंगल आ गया और ये डिस्टेंस आ गया। आप इन चीज़ों को एडिट भी कर सकते हो डबल क्लिक करके, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि भाई एंगल हमारा, अगर, हाँ, एक नोट करके ये चीज़ लिख लेना, अगर आप नोट करो, नोट्स बना रहे हो, अगर आपका एंगल 45 है तो आपका जो चैम्फर होता है उसमें D1 D2 ये दोनों सेम रहती हैं, ठीक है, इक्वल रहती हैं, अगर आपका एंगल 45 है। अगर आपका एंगल 45 नहीं है तो D1 D2 अलग अलग रहती हैं। क्लियर है, समझ में आई चीज़। मैं फिर से चैम्फर पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने एंगल पे क्लिक किया, एंगल हमने डाल दिया यहाँ पे 30। अब अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो, पहले तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस भी चेंज किया 2, और अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे D1 अलग आ रही है, ये वाली वैल्यू अलग होगी, ज़्यादा दिख रही है, दिखने पे भी पता चल रहा है ये वाली वैल्यू ज़्यादा है और ये कम है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैम्फर कमांड। अगर आप पॉलीगन को यूज़ कर रहे हो और यहाँ पे अगर आप दिखाना चाहते हो कि डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट करें, तो स्मार्ट डायमेंशन से आप जो अंदर वाला डाया है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सर्कल का हमेशा डायमीटर लेता है ज़्यादातर, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, रेडियस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसका डायमीटर रिप्रेजेंट कर देना कि मुझे 6 डाया का चाहिए, और पॉलीगन ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएगा। आप चाहते हो कि हम एजेस के अकॉर्डिंग डिफाइन करें, तो आप यहाँ पे एक पॉलीगन बनाओ और स्मार्ट डायमेंशन से फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट की एज को पकड़कर बाहर की तरफ क्लिक कर दो इस तरीके से, और बता दो कि कितनी एजेस की लेंथ चाहिए। मैंने 5 बताया, तो इस तरीके से आप इसको डायमेंशन दे सकते हो, ठीक है। सारी लेंथ इसकी 5 हो जाएगी फिर, ठीक है। और अगर आपने कोई स्लॉट बनाया, जैसे स्टेट स्लॉट बनाया, किसी अलग टाइप का कोई भी स्लॉट यूज़ किया है, जैसे आर्क स्लॉट यूज़ किया, 3 पॉइंट आर्क, है ना। अगर आपको इसकी डायमेंशन देना हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया, जो डॉटेड लाइन नज़र आ रहा है पहले तो आप इसकी डायमेंशन दे दो कि भाई ये हमारी 12 की है। और फिर इसके बाद आप जो आर्क बना रहे हो इसकी डायमेंशन दे दो कि हमारा ये आर्क कितने का है, मैंने यहाँ पे डाला 2, ठीक है। और जो अगर आपने आर्क स्लॉट यूज़ किया है किसी भी टाइप का, चाहे 3 पॉइंट आर्क हो या सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट हो, तो उसमें आपको दोनों आर्क की डायमेंशन देना पड़ती है। पहले मैंने इसकी रेडियस दे देना है, 7 रेडियस है इसकी, और फिर मैंने यहाँ पे इसकी रेडियस दे देना है, जितनी भी ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको नीड हो, मैंने यहाँ पे 2 दे दी, ठीक है। समझ में आया आर्क स्लॉट और स्टेट स्लॉट की डायमेंशन कैसे देते हैं, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद आता है, जैसे कि अगर आपने कोई भी लाइन बनाया, यहाँ पे मैंने 2 लाइन बनाया और मुझे इनके बीच का एंगल डिफाइन करना हो, तो क्या करोगे आप, स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया, दोनों लाइनों को सिलेक्ट किया, बाहर कहीं पे भी क्लिक कर दो, इनके बीच का एंगल बता दो, 90 रखना है, क्या रखना है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है, ठीक है। स्मार्ट डायमेंशन से अगर आपको किसी भी सर्कल की डायमेंशन देना हो, इतना समझ में आ गया होगा आपको कि सर्कल की डायमेंशन कैसे देते हैं। स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया, सर्कल को सिलेक्ट किया, बाहर कहीं पे भी क्लिक करके इसकी डायमेंशन को बताया, 30 डाया रखना है, क्या रखना है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। ये सारे ऑप्शन क्लियर हैं। पॉइंट आप कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो, इस तरीके से पॉइंट का यूज़ हो जाता है। आपने ओरिजिन से कोई ड्राइंग बना ली है, फुली डिफाइन कर लिया, आप फिर से एक ही पेज पे दूसरी ड्राइंग बनाना चाहते हो, कहीं पे भी पॉइंट क्लिक कर दो और उस पॉइंट को एक्स वाई से ओरिजिन से डायमेंशन दे दो। अब आप इस पॉइंट को भी एज ए ओरिजिन यूज़ कर सकते हो, इससे भी ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट आपको मैं 3D में बताऊंगा जब आपको फीचर में ये वाली कमांड करवाऊंगा, ब्रेप, क्लियर है। और
बाकी सारी यहाँ पे सारी कमांड्स लगभग क्लियर है। इलिप्स और देख लेते हैं लास्ट। ये जो कमांड आपको दी गई है स्प्लाई लाइन हमारा जब हम सरफेस को यूज़ करते हैं तो सरफेस में एज ए गाइड कर्व हमें काफ़ी सारी यहाँ पे कमांड्स हैं जिनमें यूज़ करना पड़ता है, या आपको फीचर में आप इन कमांड्स को जब यूज़ करोगे जैसे रिवॉल्व नहीं, लॉफ्ट या बाउंड्री या अपशिफ्ट, तो इनमें एज ए गाइड कर्व आप यूज़ कर सकते हो स्प्लाइन कमांड का। ठीक है, स्प्लाइन आपको 3 टाइप की यहाँ पे दी गई है। इक्वेशन ड्रिवन कर्व। इक्वेशन ड्रिवन कर्व ये कुछ इस तरीके की होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए बी जो यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, हम ए और बी को एक वैल्यू दे देते हैं कि ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई। एक इक्वेशन बनाया और उसमें जो आपने वर्ड यूज किए हैं उनको आपने एक वैल्यू दे दिया, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग एक कर्व बन के आ जाएगा। पर हमें ये कभी भी यूज नहीं करने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डिजाइनिंग सेक्टर होता है ना, उसमें टाइम इतना नहीं होता कि हम इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें। ठीक है, तो मतलब अपनी चीज़ों को आसान करना होता है, कठिन नहीं करना है। ठीक है, प्रॉब्लम खुद से क्रिएट नहीं करना है। समझ गए? कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है? बट हम इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, अगर आपको सीखना है तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, फिर आता है स्प्लाइन कमांड। स्प्लाइन कुछ इस तरीके की कमांड है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसको। और अच्छे से समझने के लिए जब हम 3D में जाएंगे, गाइड कर्व बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा इसका यूज़ क्या है, इसकी यूज़ से आप, इसकी हेल्प से आप क्या क्या कम चीज़ें बना सकते हो। स्टाइल स्प्लाइन ये भी कुछ ऐसी ही कमांड है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है जो आपको नज़र आ रहा होगा डिस्प्ले पे। यहाँ पे जो ये वाले पॉइंट होते हैं, ये होते हैं कंट्रोल पॉइंट्स। आप इनसे कंट्रोल कर सकते हो अपने कर्व को। ये अभी आपके कर्व के ऊपर आ रहे हैं। किस पर आते हैं कर्व के ऊपर? स्प्लाइन कमांड में। पर यही कंट्रोल पॉइंट्स जब आप ये वाली यूज करते हो स्टाइल्स एसपी लाइन, तो यहाँ पे आपके आउट ऑफ कर्व जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसमें कर्व थोड़ा स्मूथ बनता है स्प्लाइन के अगर आप कंपेयर करेंगे तो, है ना। और पॉइंट हमारे कर्व के ऊपर नहीं रहते हैं, कंट्रोल पॉइंट हमारे कर्व के बाहर रहते हैं, आप बाहर से कंट्रोल करते हो। क्लियर है? अब लास्ट हमारा जो डिस्कस करेंगे हम, वो है हमारा ये रहा इलिप्स। इलिप्स को लास्ट हमारा डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद की जो कमांड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जैसे कि ट्रिम, एक्सटेंड, कन्वर्ट एंटिटीज हमारी 3D की कमांड है, इसको 3D में देखेंगे। ऑफसेट, मिरर एंटिटीज, लीनियर स्केच पैटर्न, सर्कुलर स्केच पैटर्न, यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे, मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच, ये सारे कमांड्स डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में रिलेशन, और रिलेशंस के साथ में हमारा एक और रहेगा टॉपिक, वो है कलर थ्योरी। मतलब अगर हमें ब्लू कलर नज़र आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, ग्रीन कलर नज़र आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसका क्या सिंबल है ना। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप चाहते हो अगर नेक्स्ट क्लास आप तक पहुँचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे लास्ट हम यहाँ पे देखते हैं इलिप्स कमांड। इलिप्स में हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट मैंने डिफाइन किया। सेंटर पॉइंट के बाद आपने एक ये वाला पॉइंट डिफाइन कर दिया, या आप इस पॉइंट को भी डिफाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर रहता है कि आप सबसे पहले कौन सा दे रहे हो। ठीक है, एक्स में दे रहे हो कि वाई में दे रहे हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया एक्स में। ठीक है, और इसके बाद जब आपने एक्स में पॉइंट डिफाइन कर दिया तो आपसे बोलेगा कि वाई में भी पॉइंट डिफाइन कर दो। ठीक है, तो एक इलिप्स टाइप का शेप बनेगा। इलिप्स टाइप का जो शेप होता है वो हमारा एरोस्पेसिफिक शेप्स के लिए यूज होता है, जो एरोडायनेमिक शेप होती हैं उनके लिए यूज होता है, एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। समझ में आई चीज़? ठीक है, वैसे ये ज़्यादा शेप आपको काम के नहीं है, आपको ड्राइंग में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इलिप्स के बाद यहाँ पे पार्शियल इलिप्स है। जैसे कि आप ऑटोकैड यूज़ करते हो तो आपको इलिप्टिकल आर्क दिया गया है, आप एक इलिप्स का आर्क भी बना सकते हो। वैसे यहाँ पे आपको पार्शियल इलिप्स दिया गया है। पार्शियल इलिप्स में क्या चीज़ है, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, सेकंड पॉइंट मैंने ये डिफाइन कर दिया। पहले तो आपने एक इलिप्स बनाया और जैसे ही आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट दोगे वहीं से आपका एक पॉइंट कट करेगा। स्टार्ट पॉइंट ये आर्क का ले लिया इसने, ये इलिप्स का एक आर्क बना रहा है। आर्क जैसे सर्कल का हमारा आर्क होता है तो वो सर्कल का सेगमेंट होता है ना, उसकी भी एक रेडियस होती है, सेंटर पॉइंट होता है। वैसे ही ये अगर आपको इलिप्स का एक आर्क चाहिए तो पहले आप इलिप्स बना लो, फिर उसका आर्क रेडी कर लो। ठीक है, लास्ट यहाँ पे दिया गया है पैराबोला। पैराबोला कुछ ऐसे बनता है, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया
और फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करने के बाद देखो ये पैराबोला की शेप होती है, ठीक है। आपने जैसे यहाँ पे ये पॉइंट डिफाइन कर दिया तो आप इस जो डॉटेड लाइन बन रहा है ना, इसके ऊपर आप एक आर्क ले सकते हो। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, सेकंड पॉइंट, कुछ ऐसे, ठीक है। और इसके बाद आता है लास्ट आपका कोनिक। कोनिक आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये आपने लास्ट पॉइंट दिया, यहाँ से आप इससे ज़्यादा नहीं, मतलब एक आपने लिमिट सेट कर दिया लास्ट पॉइंट देके, और ये कोनिक टाइप का शेप आप बना सकते हो। इसकी स्टार्टिंग यहाँ से और एंड आपने जो लिमिट दिया है वहाँ पे, इस टाइप से आप कोनिक टाइप शेप बना सकते हो, ठीक है। समझ में आई चीज़? कर लोगे। अगर आपको डायमेंशन देना है एलिप्स की तो आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ से डिफाइन कर दो x कि भाई ये 300 है, और फिर आप y डिफाइन कर दो, ठीक है, ये 150 है। कर लोगे अब? यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सीखना है, सॉफ्टवेयर के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।